ये आपको वीकनेस कर देता है, पानी की कमी जिसमें। तो शाह साहब इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए इसके लिए फौरी तौर पे ऐसे चाहिए कि डॉक्टर से रब्ता करें, ठीक है, डॉक्टर से भी मशवरे में रहें, और थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक आप पानी के अंदर शेक करके आप वो भी पिया करें। ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि पहली तरजीह आप अपने आप को कंसल्टेंट को दिखाने में करें। राइट। अच्छा शाह साहब, अभी आप चेहरे की बात कर रहे थे, आपने कहा कि चेहरे को बेहतर करने के लिए ये नुस्खे आपने इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह आयशा साहिबा कह रही है कसूर से उनके चेहरे पर अनवांटेड जो फेशियल हेयर्स होते हैं वो है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करना है? देखिए जिन लोगों को भी चेहरे पे फालतू बाल निकल आते हैं, वो थ्रेडिंग कर करके वो बड़े मोटे बाल हो जाते हैं, यूँ होती है कि जैसे एक शेफ की सूरत इख्तियार कर लेती है। उसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ लगाने के लिए बता रहा हूँ, उसमें है किस्ते शीरी 100 ग्राम, सूरनजान तलख 50 ग्राम, मुल्तानी मट्टी 20 ग्राम, रोगन खस 20 ग्राम। इनको मिलाकर पाउडर बना लें और जितना लगाना हो उतना पानी में पेस्ट बना के फालतू बालों पे लेप कर लें। रात को लगाएं, सुबह धो लें, लगातार 2 महीने तक ये बारीक होके ख़त्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, सायरा साहिबा हैं लाहौर से, 40 साल उनकी उम्र है और इनफर्टिलिटी औलाद का मसला है। सो वो कह रही हैं इस हवाले से अगर आप कुछ गाइड करना चाहें उनको। देखिए औलाद के लिए मैंने पहले भी कई बार नुस्खे बताए हैं, इसमें होती है आपके टेस्ट रिपोर्ट में क्या आए हैं। ठीक है। जिन ख़वातीन के एग्स नहीं बन रहे हों, यूट्रस वीक हो या कोई वजह हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, यूट्रस कमज़ोर होने की वजह से भी होती है और एग्स मैच्योर ना होने की वजह से भी, और हार्मोन्स डिस्टर्ब होने की। अच्छा शाह साहब, क्या आपकी परमिशन से मैं इनसे ये कह दूं कि ये आपके क्लिनिक का नंबर ले लें और आपको कॉल करके आपसे तफसीलन बात कर लें, ताकि आप इनको जो भी रिपोर्ट्स वगैरह ऐसा है, ठीक है। सो ये है कि आप, मैंने उसका पूछ भी लेती हूँ, ये बता भी देते हैं, बट ये है कि आप कॉल करके MCR से आप इनका नंबर ले लीजिए। प्रोग्राम के बाद जो भी आपने रिपोर्ट, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सारी शाह साहब से आप डिस्कस कर लीजिए। मैं एक चीज़ बताऊँगा, इसी प्रोग्राम में इनकी कॉल आएगी। आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह। आप नुस्खा भी जो बता रहे थे वो बताना चाहें तो आप बता दीजिए। जो ख़वातीन के लिए है उसमें है गुले सुपारी, ठीक है, लूत पठानी, मिस्री। गुले सुपारी, लूत पठानी और मिस्री, इनको मिला के पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ, और अरके मक्को 1 कप सुबह, 1 कप शाम। ये 3 महीने यूज़ करना और अपने मखसूस हयाम के दिनों में रोक लीजिएगा। ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आप खुद दुआएं देंगे। मिसेस रियाज हैं गुजरात से, वो कहती हैं कि उनकी बेटी की उम्र है 3.5 साल और उसको जो है वो बाल उसके झड़ना शुरू हो गए और फंगस हो गया उसके स्कैल्प पे। देखिए बच्ची बहुत छोटी है, इनका सर कच्चा होता है, तो इन्हें चाहिए कि किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखा दें। ठीक है, ये दिखा के दें। बच्ची बहुत छोटी है, कोई हब्स बताएंगे कहीं उनको मजीद दाने ना निकल आए या कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेहतर होगा कि आप करीबी क्लिनिक और गर्मी है अब तो स्वेटिंग भी ज़्यादा है, फंगस ज़्यादा बढ़ेगा, तो आप डेफिनेटली ये ऐसा मामला है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और शान साहब कराची से हैं, ब्लड प्रेशर के लिए अभी शाह साहब ने नुस्खा बताया था, लेकिन आई थिंक आप नहीं देख सके या मिस कर दिया आपने। तो शाह साहब रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए असरोल बूटी, असरोल बूटी, अगर असरोल नाम समझ में ना आए तो आप छोटी चंदन, ठीक है, दोनों नामों से मिलती है, 2 नाम इसके, इससे पाउडर बना लें और इसकी 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी के साथ लगातार महीना 40 दिन यूज़ करें। आप देखना पहले दिन ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी है और उसको साथ डायबिटीज़ भी है, शुगर भी है, तो भी ये इस्तेमाल करें, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। वो क्या? कि 1 इंच का टुकड़ा असरोल बूटी का 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को, और सुबह निहार पेट छान के वो पानी पी लें 1 टाइम रोज़ाना। इससे ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों कंट्रोल होंगे। सही, लेकिन अपनी मेडिकेशन जारी रखें। अभी जब हम एक्ने का जिक्र कर रहे थे, आपने उसके लिए नुस्खा भी बताया शाह साहब, तो सवाल ये है कि जो एक्ने जिनको है उनको क्या खाने पीने में भी कुछ चीज़ों की एहतियात करनी है जिससे एक्ने बढ़ जाती है? इसमें अंडा, मछली, मुर्गी, बैंगन, अचार ये कोशिश करें ना खाएं। अच्छा। और एक बूटी आती है पनीर बूटी 5 दाने 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और ये भी 1 महीने तक। ओके, राइट जनाब। अच्छा, जहाँ बहुत सारे सवाल शामिल किए, वहीं तकरीबन हर डॉक्टर, हर हर्बलिस्ट जो मेरे प्रोग्राम में आ रहा है, मैं गर्मी में उनसे ये ज़रूर पूछ रही हूँ, ये जो सर का दर्द है ना, ये जो धूप से, लाइटों से, इस गर्मी से हो रहा है, कुछ को माइग्रेन है, कुछ को नॉर्मल सर का दर्द है, इसके लिए क्या करना है? देखिए माइग्रेन के लिए और इसके अलावा आमतौर पर दर्द रहता हो, नज़ले का दर्द रहता हो, और अक्सर लोगों को धूप लगने से दर्द हो जाता है, बाहर निकलते हैं तो सर पकड़ लेते हैं, दिल मतली कर रहा होता है,
उल्टी सी आ रही होती है, उसको ठीक करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें जो मैं बार बार कहता होता हूँ, उस्ते खुद्दूस बूटी, ठीक है, इसे लेवेंडर के फूल भी कहते हैं। 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और रात को 1 टाइम पिएं और लगातार 1 महीना यूज़ करें। इंशाल्लाह इससे स्ट्रेस भी ख़त्म होगी, नींद भी अच्छी आएगी, प्लस सर दर्द भी नहीं होगा। ये माइग्रेन का प्रॉब्लम। और कोशिश कीजिए कि मर्द, ख़वातीन, बच्चे, आप किसी भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी उम्र में हैं, सर को ढक के बाहर निकलें आप, क्योंकि डायरेक्टली जब आपको जो धूप लग रही होती है ना, एक्सपोज होता है, तो उससे ज़्यादा आपके बाल भी कमज़ोर होते हैं, आपके सर में भी दर्द हो जाता है। अपनी आँखों को बचाइए। अगर आप सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं, बल्कि यूज़ करने चाहिए आपको, ग्लासेस यूज़ कीजिए, अपने सर को ढक के नीचे रखिए। पानी की बोतल जो है वो आपके हाथ में लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में तो अभी चलना है और हमने इसके साथ ही अभी गुजारा करना है। सो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल फेंट हो जाते हैं लोग, बेहोश हो जाते हैं। आप देखें गर्मी इतनी है, फिर हमारी जो स्कूल या कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, क्लासेस ऐसी हैं, सफोकेशन है, फिर बिजली का थोड़ा आई थिंक कैसा मामला है शाह साहब, बेहतर हुआ है कुछ बिजली आना जाना? मुझे बेहतर हुई है ना? बेहतर हुआ है कि अब लाइट कम जा रही है, लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं तो कोई भी रुमाल हो आपका, कोई कपड़ा हो, उसे पानी से गीला करके अपने सर पे रख के निकलिए। जी बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, पंजाब में ये बहुत मसला है, वहाँ तो लू चलती है ना, जो गर्म हवा होती है, तो वहाँ तो कराची की हवा में और वहाँ की हवा में बहुत फ़र्क है। वहाँ तो ये गर्मी में दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी दाने बहुत होते हैं, फिर ये लू का बुखार जो है ये कई दिनों तक लोगों को रह रहा होता है। इस वक्त लस्सी है, सत्तू है, अभी तरबूज आ गया, तरबूज का शरबत, सब ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी वहाँ। लेकिन रात को सोते वक्त तरबूज ना खाएं, रात को ना खाएं। अच्छा, ये जो लू की हम बात करेंगे, ये जो गर्म तपिश का जो ये मामला है, इसको कैसे कुछ आप पंजाब साइड पे जो मौसम है उसके लिए, केरी होती है ना, कैरी अभी होता है, इसे आप तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे ना, ठीक है, थोड़ा नरम हो जाएगा। ओके, फिर इसे थोड़ा सा काट के इसमें से जो पानी जूस निकलेगा वो लू की तोड़ है। ओके, उससे जो है वो आपकी जो है ये जो लू का मसला है, जो गर्म हवाएं जो लग जाती है, पंजाब में ये मसला है, तो इसको आप इससे डील कर सकते हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और तौफीक दे। इसी तरह आपका बहुत शुक्रिया और तमाम वक्त न्यूज़ की सलाम पाकिस्तान की विनिंग टीम का बहुत शुक्रिया जो इतनी इज़्ज़त अफजाई करते हैं। यू डिज़र्व इट। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और सेगमेंट है अब मेरे मेहमान का। और जो मेरे आज के मेहमान हैं कहते ये हैं कि अब सेलिब्रिटी से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं वो सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, क्योंकि पूरा प्राइम टाइम इन्हीं लोगों ने ले लिया है। और फिर चाहे झगड़े हों, चाहे मुफाहमत हो, चाहे धरने हों या चाहे एहतजाज हो, यही सारी चीज़ें जो है वो अब एंटरटेनमेंट के नाम पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं। बट जो भी है, जैसा भी हो रहा है, एट द एंड पाकिस्तान के मफाद में चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। यूथ के नाम पर बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, यूथ के लिए बेहतरी की आवाज़ उठा रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं ये आपके सामने है। आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, बेहतर जानते हैं। यही कहूँगी कि समझदारी तो होती है, लेकिन जब अपने वोट का आप इस्तेमाल करते हैं उस वक्त भी समझदारी को जो है वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कराया कि जो वोट का हक़ आपको है, ज़रूर वोट दीजिए और उसको दीजिए जो आपको लगता है कि कुछ बेहतर है, क्योंकि बहुत बेहतर तो कम ही लोग नज़र आते हैं, बल्कि मुझे तो समझता है, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता इस वक्त इस सिचुएशन में। बट जो इस वक्त मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनका घराना ही सियासी घराना है। उन्होंने आँख खोली तो उन्होंने अपने फादर को फुल फ्लैज जो है वो सियासत करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए देखा और ख़ुद भी पहले तो वो फोर्सेस की तरफ गए, फिर उनको लगा कि नहीं, मैंने जो अब्बा का जो काम है उसी को आगे लेकर चलना है। देन सियासत की तरफ आए और अब माशाल्लाह से पिछले कई अरसे से जो है वो सियासत कर रहे हैं। इस वक्त लीडर हैं वो PTI आज़ाद कश्मीर से। मेरे साथ मौजूद हैं राजा वकास नसीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेलकम टू सलाम पाकिस्तान वंस अगेन। सेलिब्रिटी नहीं होते पॉलिटिशियन। वालेकुम सलाम। सेलिब्रिटी बन चुके हैं अब आप लोग। हम लोगों से ज़्यादा आप लोगों को स्क्रीन मिल रही होती है, हम लोगों से ज़्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग इस वक्त एक्टिव होते हैं,
हर चीज़ जो है वो आप लोगों के लिए हमसे ज़्यादा हो चुकी है। वैसे सच्ची कहूँ एक हाँ। चीज़, मतलब मैंने अपने वालिद की वफ़ात के मौके पे सना नमाज जनाजा थी, तो उस वक्त मैंने एक लफ्ज़ कहा था, वो आपसे कहूँगा आपकी बात को लेते हुए, कि वोट का सही हक करें, कि अगर काबिल और अहल लोग सियासत से किनारा कशी करेंगे तो तुमसे जाहिल और अनपढ़ लोग तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये सुकरात ने 3000 साल पहले कहा था, एंड दैट इज़ ट्रू। जब तक एजुकेटेड बंदे सियासत में नहीं आएंगे तो फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर जाहिल लोग मुसल्लत हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है ना, हमारा माशरा, अल्लाह आसमान से फ़रिश्ते तो भेजेगा नहीं मामलात सही करने के लिए, वो आपने मैंने हमने मिल के सही करना है। तो दैट इज़ द पॉइंट, एंड आई थिंक कि अब हमारे मुल्क में वो पॉइंट आ गया है एजुकेशन लेवल का, कि अब हमारे पढ़े लिखे लोग सियासत की तरफ आ रहे हैं, एंड ये आप एक्सेप्ट करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग करप्शन नहीं करते। ज़रूरी है कि जो हर पढ़ा लिखा लोग, देखिए मैं मेरी बात को थोड़ा खुले दिल से सोचने की कोशिश कीजिएगा। मैं हर सूरत इसी बात के हक़ में हूँ कि सबसे बेहतर चीज़ ही ये है कि आप सामने वाले को पढ़ा दें, लिखा दें, उसके बाद आप उसको कहें अब तुमने अपनी मर्ज़ी से सही और गलत का जो है उनसे फैसला करना है, ठीक है। सो मैं इसके खिलाफ, बट मैं ये सवाल उठा रही हूँ कि क्या आप ये सोचेंगे कि सिर्फ क्या पढ़ा लिखा इंसान जो है वो हमेशा राइट डिसीजन लेगा? ऐसा ही है, यहाँ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ऐसी करप्शन करके चले गए कि पाकिस्तान को खा गए, कि आज आप सोचते हैं कि अच्छा फिर भी ये मुल्क चल रहा है, इतना कुछ लूटने के बाद भी गुजारा हो रहा है, बात भी चल रहा है। मैडम बात ये है कि सना, आप कभी भी देखें कि कॉपीराइट करप्शन का किसी एक तबके के पास नहीं है, कि वो पढ़ा लिखा या नॉन पढ़ा लिखा, लोगों ने किया, हर पार्टी के लोगों ने किया। इस हमाम में मतलब हम सब एक जैसे हैं, इसमें कोई देयर इज नो डिफरेंस। वो फौज में थे ना, तो फौज में कहते हैं द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर इज़ स्लीप, मतलब सबसे पहली वफात जो होती है जंग में वो नींद की होती है, कभी भी जागना पड़ता है, जंग है। इसी तरीके से सियासत में द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ पॉलिटिक्स इज़ ट्रुथ, आप सच नहीं बोल सकते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ सना, कि हमारे पास सियासत करनी है, आप जाते हैं सियासत करने के लिए, लोगों से मिलते हैं, आप हर एक को मुतमईन कर ही नहीं सकते। अब नौकरियां हैं, वो 500 नौकरियां 5 साल में मिलनी हैं। हल्के में अवाम तकरीबन वोटर आपके तकरीबन 1.5 लाख अगर हैं, तो उनके पीछे 4 सबको जो है ना लारे में लगाया हुआ वो लगाता है। ये हमारा सिस्टम है, लेकिन हमें करना ये चाहिए कि आपने कहा ना कि करप्शन पढ़ा लिखा नहीं करता। एक घर में एक भाई है, वो इंटर करके ग्रेजुएशन करके CSS करता है और पुलिस में चला जाता है, ASP बन जाता है। उसी का छोटा भाई इंटर करके फ़ौज में जाता है, PMA में 2 साल लगाता है। एक ही बाप की औलाद, लेकिन आप फ़ौज और पुलिस वाले भाई में डिफरेंस देखेंगे, माहौल का डिफरेंस है, माहौल का एटीट्यूड में, उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंस। वो फ़ौज ने ग्रूम करके एक बच्चे को एक लीडर बना देती है। एक प्रॉमिस होता है ISSP का कि जो बंदा ISSP क्लियर करके आया है वो आर्मी चीफ बन सकता है, उसे अगर ट्रेनिंग दी जाए। ये चीज़ है, तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना चाहिए कि बंदे हमारे जीन पूल एक ही है, हम में गलती होगी, कमी होगी, कोताही होगी, लेकिन हम उनको बेहतर ग्रूमिंग करें, हम यंगस्टर्स को मौका दें। आपने अभी एक बात की, ठीक है, क्योंकि मैं इस बारे में तो इतना नहीं जानती, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है, ना सियासत से कोई ताल्लुक है, बट आपने जो बात कही कि एक शख्स एक हल्के से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ उसको वोट मिलके उसको लाया जाता है, उसको सर आँखों पे बिठाया जाता है, कंधों पे उठाते हैं, क्या कुछ नहीं करते हैं, जीतता वो है, मिठाइयाँ दूसरे लोग बांट रहे होते हैं, और होता उसके साथ कुछ एहतजाज, सड़कों पे आवाम बैठी होती है, तो हर सूरत में आवाम जो है वो सपोर्ट कर रही होती है ना, सर आँखों पर बिठा रही होती है, अपने लीडर को इज्जत दे रही होती है, अपना नुकसान करती है, खून बहाती है, एसिड है, गाड़ियाँ तोड़ दी जाती हैं, इस तरह के लुटेरे आते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आवाम झेलती है। बट अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 500 नौकरियां हैं और हल्के में 150 लोग हैं, तो वो शख्स जो जो इलेक्ट होकर आया है, वो कम से कम इस तरह की फैसिलिटीज़ तो जनरेट कर सकता है ना, वो इस तरह की कोई प्लानिंग तो कर सकता है कि वहाँ पर इंडस्ट्री ग्रो करे, वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। वो प्लानिंग नहीं करता, वो बस ये सोच रहा होता है कि अच्छा किसी तरह बस ये अरसा भी गुजर जाए, फिर जब इलेक्शन आने वाले होंगे तो मैं कोई नई चीज़ इनके सामने ला के रखूँगा, कोई प्लान, ताकि फिर ये लोग मुझे अगली बार वोट दें। वो प्लानिंग नहीं करता, मे बी वो सब कुछ ना कर सके, बट एटलीस्ट उसको ऑन ग्राउंड उनको उनकी बेहतरी के लिए कुछ फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी चाहिए ना। कोई चीज़ नहीं होती, कुछ नहीं होता है सना। उसमें ये अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम इसलिए डेकेडेंट, मैं वही कह रहा हूँ ना कि पुलिस में एक बड़ा भाई है, छोटा भाई आर्मी में है, आर्मी ने उसे माहौल मुख्तलिफ दिया, पुलिस बहुत मेहनत करती है, फौज से ज़्यादा मेहनत करती है, ज़्यादा वही वर्दी होती है, वही खून है, एक बाप का खून है, लेकिन वहाँ पर माहौल डिफरेंट है। इसी तरीके से मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा कानून बना दिया। उसने ये कह दिया कि आपने आज के बाद जहेज़ जो है एक गलत चीज़ है, हमारी माओ बहनों की शादियों में इसमें रुकावट होती है। हम ये करते हैं जहेज़ नहीं होगा और शादी के अखराजात को हमने कम करना है, मिनिमाइज़ करना है। अब ये एक अच्छा कानून है, ये मिल के तमाम पार्टीज़ को हर सूबे में, मैं कहता हूँ कश्मीर में भी ये कानून आना चाहिए। अब हमारे टीचर्स हैं सना, आप सीरियसली देखिए, प्रॉब्लम ये है कश्मीर में, एक जैसे मेरा बाग है उसमें एक पहाड़ी के ऊपर 100 बच्चों का एक स्कूल है और दूसरा एक घाटी के अंदर दूसरा स्कूल है, वहाँ रोड्स नहीं है, एक्सेस नहीं है। अब टीचर्स हफ्ता कई दफ़ा नहीं जा सकते, ठीक है, अब उनको तनख्वाहें मिलती रहती हैं, एजुकेशन सिस्टम हमारा डेकोडेंट है। तो उसकी वजह से एक खैबर पख्तूनख्वा में आया कि बायोमेट्रिक होगा, तनख्वाह उसको मिलेगी जिसका बायोमेट्रिक साइन मौजूद होगा। ये एक अच्छी चीज़ है। मैं कहता हूँ यही चीज़ कश्मीर में लेके आए, कम से कम बच्चों के पास स्कूल नहीं, एक टीचर तो मौजूद हो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 किया जाए, बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है, तो वो उनके वो जो मंशूर का या उनका जो एक मोटिव है जो उन्होंने लेके आगे चले उसको अपनाएगी तो उनकी सुबकी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमें कंसेंसस नहीं बन पाता। कितनी पार्टीज हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में एक्टिव हैं? शायद काफ़ी सारी होंगी, और बहुत सारी पार्टीज़ हैं जो बड़ी लीड पर हैं, जो मुख्तलिफ सूबों में अपनी हुकूमत बनाकर बैठी हुई हैं, उनके पास प्रोविंशियल जो है वो तमाम सेटअप मौजूद है। आम का एजेंडा क्या है? पाकिस्तान की बेहतरी? एब्सोल्युटली। एटलीस्ट इस पॉइंट पर तो सब मीटअप करते हैं ना एक जगह पर, या कोई और एजेंडा है? कोई और एजेंडा तो नहीं है, हो ही नहीं सकता। इसके बगैर तो कोई और मैनिफेस्टो किसी पार्टी का नहीं बन सकता। अगर नहीं बन सकता फिर किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट है? आई डोंट नो कि मैं क्योंकि इस बात पर बात करना भी कल को किसी मेरे लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बट अगर मैं सोचती भी हूँ तो मैं यही कहती हूँ ना, मैं PTI को देख लूँ, मैं नून लीग को देख लूँ, मैं पीपल्स पार्टी को देखूँ, मैं किसी और पार्टी की बात करूँ, जमात इस्लामी है, व्हाटएवर जो भी पार्टीज़ हैं, वो क्या चाहती हैं? वो एट द एंड तो यही सोच कर खड़ी होती है ना कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, इस पहिए को चलते रहना है। बट जब काम करते हैं तो आप लोग आपस में इस तरह हो जाते हैं कि जैसे आप किसी और मुल्क की बात करें, वो किसी और मुल्क की बात करें, एक पेज पर ही नहीं आ पाते। कोई पार्टीज एक लेवल पर आकर बात ही नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली ये है कि यहाँ पे मरूसी ईगो भी तो है ना आप लोगों में। आप लोगों का लीडर जो है वो कहता है मेरी नहीं मानोगे अगर मैंने थोड़ा सा सर्व कर लिया। हाँ, दूसरा जो है वो कहता है कि अगर मेरी नहीं मानी तो मैं तो हुकूमत में हूँ, तो उसका मतलब ये है कि हुकूमत ने सर झुका लिया। ये कैसे हो सकता है? ईगो तो रिलेशनशिप्स की या घर की तरक्की में कभी भी जो है वो कामयाबी का बाइस नहीं बनती। मैं सना ट्रैवल कर रहा था एक दफ़ा कनाडा से, मॉन्ट्रियल से मैंने फ़्लाइट ली थी कैंसस के लिए। तो मैं जा रहा था तो मेरे साथ एक ज्यू बैठा था, तो उन्होंने बात की पाकिस्तान पे, तो उस वक्त जंग की ये वो उन्होंने पूछा। तो थोड़ी बातें करने के बाद उसने कहा यू नो व्हाट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, इसके पाकिस्तान के साथ मसला कहाँ है? तो मैंने पूछा जी क्या मसला है? कोई मसला नहीं, हम बड़े अच्छे रहते हैं। छोटा सा था, आई वाज अ यंगस्टर। उन्होंने कहा कि द ऑक्यूपेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द ऑफिस। मतलब ये कि जो ऑफिस है, जैसे प्रेसिडेंसी है, आर्मी चीफ है, वज़ीर आज़म है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहा, उसमें बैठने वाला बंदा आपने इम्पॉर्टेंट कर दिया। ये चीज़ नहीं है हमारे पास। जैसे फ़ौज है ना, फ़ौज में आर्मी चीफ हो, उसका नाम आगे ज़रूरत नहीं है, वो आप आर्मी चीफ बन जाए, मैं बन जाऊँ, वो हर बंदा इम्पॉर्टेंट हो। शख्सियत बुत परस्त, इदारे मजबूत होने चाहिए, वो जो ऑफिस है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं सना अपने हल्के में सबसे छोटा हूँ, मतलब जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो सारे मुझसे उम्र में बड़े। उसको वो करते हैं, दबाते हैं। कल हमारी पार्टी में कितनी डेमोक्रेसी है सना, ये देखिए कि कल मेरा इंटरव्यू, मैं कल ही कराची पहुंचा तो कितनी डेमोक्रेसी आप लोगों की पार्टी में। मैं बता रहा हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ, आप उसको देखिएगा। कल उन्होंने ईमेल करनी थी, उन्होंने कहा वकास साहब आप PTI से ताल्लुक़ रखते हैं? मैंने कहा जी। आपके फैमिली में सीट भी थी, टिकट होल्डर भी थे, तो आपका ओहदा क्या है? मैंने कहा जी अब मैं वकास नसीम हूँ और PTI से ताल्लुक़ रखता हूँ, ओहदा तो हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या बात है, खान साहब लिफ्ट नहीं करा रहे? मैंने कहा ये बात नहीं है, बैरिस्टर साहब ने हमें ये कहा है कि हम ओहदे बांटेंगे नहीं, इलेक्शन होगा।
ठीक है। इलेक्शन हो के डेमोक्रेटिकली, ये नहीं कि कोई बंदा किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है तो वो हल्के का सदर बन जाए या डिवीज़न का सदर बन जाए। जो ओहदा होगा वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बंदों को दिया जाएगा। तो दैट इज़ अ गुड डिस्पोजिशन और हर पार्टी को ये अपनाना चाहिए। ये ट्रू इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स आते हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, आजकल एक बहुत बर्निंग इशू था सना, बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए एवरी कश्मीरी अक्रॉस, आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, वज़ीर आज़म हैं फ़ारूक हैदर साहब, वो PMLN से हैं, जमात इस्लामी हो, JKPP हो या पीपल्स पार्टी हो, लतीफ़ अकबर साहब अभी उसके प्रेसिडेंट बने हैं कुछ दिनों पहले, वो सब कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान सना ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है कि कश्मीर की रियासत का हिस्सा है। ठीक है, ये हमेशा से रहा है, पिछले 300 साल से। 28 अप्रैल 1959 को मुआहदा कराची हुआ और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे अलग कर दिया गया और आजकल उसको अलग सूबा बनाने का सोचा जा रहा है। अब इस पे जितनी मुशावरत PTI में बैस साहब ने वो की है, हम अक्रॉस द बोर्ड, हमने तनकीद हुकूमत पे नहीं की, अब भी नहीं करते। हम हुकूमत को मजबूत करते हैं कि ये फ़ैसला गलत है। गिलगित बल्तिस्तान का अगर कोई फ्यूचर है तो कश्मीर के साथ है। एडमिनिस्ट्रेटिवली आप कोई भी हुकूमत कर ले, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन किसी को भी यूनिलैटरली, आपका कोई भी घर का हिस्सा है ना, आपके घर में 2 पोर्शंस हैं, आपका एक पोर्शन आपसे यूनिलैटरली अलग कर दिया जाए सना, आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जितनी कंसल्टेशन इस इशू पे हो रही है, मतलब ये एक अच्छा पॉलिटिकल पार्टीज में है कि ग्रास रूट लेवल पे भी जो इशूज है, उस चीज़ के जब आपके अपने खित्ते की बात आती है तो सब यूनाइट होता है। ये अच्छी बात है, ये यही हकीकत है कि और यही वो बात है जिस पर हम स्टार्ट में बात कर रहे थे कि एट द एंड चाहत और ख्वाहिश तो ये है ना कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो भी हम करें उससे पाकिस्तान का फ़ायदा होना चाहिए और आपका नाम फिर लिखा जाएगा सुनहरे हरूफ में। जब आने वाली नस्लें हैं वो देखेंगी कि अच्छा, इस पार्टी की अगर आप तारीख़ उठाकर पढ़ते हैं तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए ये तमाम चीज़ें की। एंड आई होप कि ऐसी तारीख़ रकम भी करके जाएँ जिसमें सिर्फ धरने और जलसे ना हो, बल्कि ऑन ग्राउंड कुछ हकीकतें भी हो, क्योंकि इसकी तो बड़ी तारीख़ लिखी जा चुकी है, बड़े दिन लिखे जा चुके हैं, लेकिन अब और कुछ भी जो है वो मज़ीद होना चाहिए। कश्मीर का क्या हाल है इस वक्त, क्या सूरत हाल है इस वक्त, कुछ कश्मीर के बारे में बताइए। सना, अनफॉर्चुनेटली उड़ी सेक्टर में कुछ इंडिया के साथ हमारे हल्के फुल्के जो उनकी इंडिजिनस लोगों की खुद मुख्तारी की और आज़ादी की तहरीक चल रही है कश्मीर में, उसके नतीजे में इंडिया ने पिछले 9 महीने से हमारी बॉर्डर पे सिविलियन आबादी पे शेलिंग शुरू की हुई है और इस पे मेरे ख्याल से मीडिया को और इम्पोर्टेंट रोल कहना। अच्छा, वो अभी खाली नहीं करवाई है वो जगह? खाली मैडम कहाँ सना, समझे कहाँ लेके जाएं, आबादी है उनके, अच्छा घर उनको दूसरे दे देंगे, छोड़ते भी नहीं है नहीं, खेत हैं, जानवर हैं, फिर छोड़ देने का मतलब कि आपने घुटने टेक दिए। हम गैरतमंद लोग हैं कश्मीरी, हमारे गैरतमंद राजपूत हैं, गैरतमंद सुदन हैं, बहादुर मलदयाल हैं, हम लोग जगह पे खड़े हैं, हम हिंदुस्तान के सामने घुटने नहीं टेकते। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि पॉलिटिकल डिवाइड के अक्रॉस सबको मिलके सीज़ फायर लाइन पे जो हमारी फ़ौजें डिप्लॉयड हैं उनके साथ खड़ा होना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है, इसमें कोई पार्टी नहीं है, हमारी एक पार्टी है, हमारी हिफाजत के लिए खड़े, हम नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? ये चीज़ होता है। अब हमारी फ़ौज रिस्ट्रेंट, क्योंकि वो शेलिंग नहीं करती है, वो बात कई लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि उस तरफ भी मुसलमान पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे कोई दूसरा दुश्मन नहीं है, वहाँ पे भी पाकिस्तानी लोग कश्मीर के रहते हैं और ये बेनिफिट इंडिया लेता है कि पाकिस्तान अगर शेलिंग का जवाब देता है और गोला सिविलियन आबादी में गिरता है तो वो जाके कहते हैं कि हाँ देखो जी अपने मुसलमानों को नहीं, लेकिन जब डिफेंसिव होकर पाकिस्तान जवाब देता है तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन जब आप इतना आगे से इस्तेमाल अंगेजी दिखाएंगे तो हमने कभी पहल तो नहीं की, लेकिन हम डिफेंसिव तो होंगे ना, ये तो हमारा हक है। एब्सोल्युटली है, लेकिन आप रिस्ट्रेंट जो दिखाती है ना फौज, ये कई दफ़ा लोग कहते हैं कि उनके 100 गोले आते हैं हम 50 मारते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके सामने सिविलियन और फौजी में फ़र्क नहीं है, उनके सामने हम उनके दुश्मन हैं, उसने हमें मारना है। हिंदुस्तानी फ़ौज ने, हमारी फ़ौज ये देखती है कि हमने सिर्फ उनकी फ़ौज को टारगेट करना है क्योंकि हम एक प्रोफेशनल आर्मी है। दूसरी बात, वहाँ जो सिविलियंस हैं वो कोलैटरल डैमेज नहीं है, वो हमारे अपने भाई हैं। वो पाकिस्तान यार हम 2 नंबर हुकूमत को 2 नंबर, मैंने आपको क्या बताया, जिस सूबे में डकैती जायज़ हो, कानून हो और नोटिफिकेशन निकलता हो कि जनाब हम ये डकैती करने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रोक सके तो रोक लो। अपोजिशन लीडर ख्वाजा इज़हारुल हसन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
वो क्यों शुरू कर देते हैं, मजलूम क्यों बन जाते हैं? नो, आप कहिए कि ये हो रहा है, इसमें इस चीज़ को भी शामिल होना चाहिए। आप इस तरह आकर थोड़ा सा स्ट्रांगली उनको ओन कीजिए कि ठीक है भाई, आप हमारे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप हमें ऐसा हिस्सा दीजिए, हम यहाँ आएंगे, हम आके परफॉर्म करेंगे। मेरा दिल दुखा, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लाहौर गए PSL देखने के लिए, उनको ये था खान साहब आएंगे, खान साहब नहीं थे, अफरीदी इंजर्ड हो गए, वो हमें दुख था, अफरीदी नहीं खेल सका। खान साहब जिनकी पहचान क्रिकेट है वो नहीं आए वहाँ पर, उस पर लोगों का दिल नहीं दुखा, वहाँ लोगों के साथ ज्यादती नहीं हुई। मैं उनके किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये ज्यादती का लफ्ज जो है ना, ये इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा हर किसी को एहसास ले लेना चाहिए। सना, आपकी बात 200%, हम शख्सियत परस्ती PTI में नहीं करते। मेरे ख्याल में, मैं PTI का हूँ ना, खान साहब मेरे लीडर हैं, कभी मुस्लिम लीग का बंदा या कोई पार्टी का अपने लीड, मैं कहता हूँ खान साहब को मैच में जाना चाहिए था, ठीक है, हर सूरत में। कहा तो मैंने ये बात की, अदरवाइज मेरा कोई मैं मतलब खान साहब अगर मेरी कहीं अदना राय सुनते तो हर सूरत में वहाँ जाके स्टेडियम में, क्योंकि क्रिकेट हमारा पैशन है। हाँ। अगर वहाँ पे अगर खिलाड़ी कम आ रहे हैं, वो स्टेचर के नहीं आ रहे, कुछ नहीं, खान साहब के जाने बयान सुने उसके बाद चले मतलब उस पे भी बात, अब मैं क्या बात करूं, अच्छा, बट ये भी ज्यादती है, ठीक है, हो गई, लेकिन हाँ। वो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, हाँ। उस पे मैं नहीं करता, लेकिन आपने ज्यादती वाली जो बात की हाँ। थी उस पे मैं कहता हूँ सना, कहीं मैंने नहीं की थी, आपने मैंने उस पे आपने लेकिन मैं एक सिनेरियो आपके सामने रखता हूँ, आप इस पे मुझे नहीं, क्योंकि नॉन पॉलिटिकल है, मैं एक जर्नल बताता हूँ, ठीक है सना। ये होता है आज़ाद कश्मीर में मंगला डैम है, ठीक है, वहाँ से तकरीबन 2500 मेगावाट बिजली बनती है, ठीक है, 2500 मेगावाट्स वहाँ से जनरेट होती है, जो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करते हैं। आज़ाद कश्मीर पूरे की जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो 350 मेगावाट है, लेकिन हमारे पास हमारी बनाई हुई 2500 मेगावाट बिजली पाकिस्तान जाती है, लेकिन हमारे पास 350 मेगावाट बिजली नहीं उसमें से दी जाती, और हमारे पास 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग है। अच्छा, कितने से 20 घंटे आप मैं 2 दफ़ा टीम को साथ मेरा प्रोग्राम था कि हम वहाँ चलें और आपको वहाँ पे करें ताकि टूरिज़्म डेवलप हो, मीडिया पे आए कि बाग कितना खूबसूरत है, लेकिन हमारे पास मैं ये नहीं कर सकता था कि आपको स्टे कहाँ कराऊँ, 20 घंटे बिजली नहीं है। अब सना, डेप्रीविएशन का या ज़्यादती का लफ्ज़ छोटा पड़ जाता है, और ये हर हुकूमत, मेरी हुकूमत भी हो तो वो भी यही करेगी, क्योंकि एक पॉलिसी बन चुकी है। अब 2500 मेगावाट आप इस्तेमाल करें और हमें 300 जिनकी अपने मुल्क से। तो इसमें एक प्रपोजल छोटा सा हम लोगों ने अभी फ्लोट किया, जो बैरिस्टर साहब को मैंने दिया था PTI से, कि राजा फारूक हैदर से बात की जाए, हमारे वज़ीर आज़म है, कोई इंडिया के नहीं है, बेशक पार्टी लाइंस अलग हैं, वो ये किया जाए कि नीलम झेलम एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है, वो आपने देखा बहुत अच्छा चाइना ने प्रोजेक्ट दिया है, उसमें 900 मेगावाट बिजली बनेगी। उस 900 में से पहले आज़ाद कश्मीर की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए, उसके बाद पाकिस्तान को सप्लाई किया जाए। ये राइट बनता है। आपके घर से तेल निकले और आपको गाड़ी में डालने के लिए तेल ना मिले और पूरे मोहल्ले को बांटा जाए, तो जाहिर है डेप्रीविएशन का एहसास बढ़ता है। हमें एलिनेशन नहीं, यही चीज़ हमने सुई गैस से की, कि सुई से गैस निकलती थी, पूरे पाकिस्तान को सप्लाई होती थी, लेकिन कोयटा में गैस नहीं है, ये गलत है। हमें अपनी पॉलिसी, आप थर का हाल देखें, कोल कितना, वो ज़मीन जो है वो पैसा उगाती है ना वो ज़मीन, लेकिन आप थर में देखें कि वहाँ पर गुर्बत, वहाँ पानी ना मिलने से, ग़िज़ा ना मिलने से बच्चों की हलाकत हो जाती है। जी, कितनी तकलीफ दे बात है, बहुत वैलिड पॉइंट है, बहुत सच्ची बात है कि जो ज़मीन आपको फल दे रही है, जहाँ के लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, पहले आप उनको तो खुश करें, ताकि ये तो एक पॉलिसी भी है ना, जिस इंडस्ट्री को आप चला रहे होते हैं, आप कहते हैं यार मेरा मजदूर खुश हो, मेरा काम करने वाला खुश हो, तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगा, आप ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बट ये नहीं समझ आ रही, तो उसके पीछे भी कुछ तरीके, कुछ होंगे मामला। नौकरशाही, इसका पॉलिटिक्स से कोई नहीं, वो एक पॉलिसी बन गई ना, लकीर के फ़कीर। अब उसमें क्या है MSN, जब आप अरबाब इख्तियार से बात करें, वो कहते हैं कि कश्मीर में इंडस्ट्री नहीं है, कराची में इंडस्ट्री है, पंजाब में इंडस्ट्री है, वहाँ से रेवेन्यू तो होना नहीं, घर में वो चल सकती है। अब वो लोग क्या करते हैं कि रेवेन्यू आएगा तो मुल्क चलेगा, तो वो कहते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए बिजली वहाँ चाहिए। अब इसकी गलती देखें, इसमें लोगों में कॉमन मैन नहीं देखता कि रेवेन्यू आता है नहीं आता, वो ये देखता है कि मेरे मुल्क में, मेरे इलाके से, मेरे ख़ित्ते से बिजली पैदा होती है और मेरे पास 20 घंटे बिजली नहीं है। 20 घंटे में सना, अब बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, आजकल सेमेस्टर सिस्टम है, वो इतना अनफॉर्चुनेट और ट्रैजिक हो गया है कि वहाँ पे अब लालटेन का तेल नहीं हो, मोमबत्ती में पढ़ रहे हैं।
दिस इज़ सैड एंड ट्रैजिक। और मेरे ख्याल में इसमें हमें फ़ौरन, और ये बहुत बड़ा डिप्रेशन है, बिजली का ना होना, बिजली पानी सारा एक सिस्टम चल रहा है ना, हर चीज़ दूसरे से लिंक करता है। सो ये एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है जो आप वहाँ के लोगों को दे रहे हैं 20 घंटे लोड शेडिंग करके। दिस इज़ अनबिलीवेबल, बहुत बुरी चीज़ है ये। अब उसमें मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे। एक चीज़ है कि सना हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, मैं कबूल करता हूँ, हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे फ़र्ज़ माल कराची में अल्लाह ने नेमत दी है ना कराची को। कराची हमारा दिल इसलिए है, ये खूबसूरत शहर, इसमें हर एक को प्यार मिला, अपनाइत मिली, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, पोर्ट है। अब कश्मीर में समंदर नहीं है तो इसकी गलती कश्मीरियों की नहीं है, लेकिन हमें कश्मीर में अल्लाह ताला ने स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरती दी है। तो मेरा अभी आप कब गए हैं कश्मीर लास्ट? मैं अभी आ रहा हूँ, मैं कल आ रहा हूँ। अच्छा, कल आए हैं। मौसम कैसा है? मैं भाग के आया हूँ बिल्कुल। नो मोर। वो कहते हैं ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वहाँ पे तो तौबा तौबा मुश्किल सियासत है सना, इतना मुश्किल काम है कि शोबिज़ इतना मुश्किल नहीं है जितनी सियासत मुश्किल है। आपने भी क्या कंपैरिजन दिया है। अच्छा, सो मौसम कैसा है इस वक्त कश्मीर का? मैं सना चेंज हो रहा है, लेकिन अच्छा। इस